अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ शेयर किया था, तो उसी स्पीशीज़ के रिलेटेड हम आज सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। और इस सेकंड पार्ट के साथ जो ये कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है ये कंप्लीट हो जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ में जो हमने पहला पार्ट अपलोड किया किया था उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसा कि ये जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है यूनिट 6 है JKPSC +2 लेक्चर जूलॉजी का। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे, जैसा कि स्पीशीज़ कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो देख सकते हो। साथ में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी होती है इस कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ को डिफाइन करने में, तो इसके रिलेटेड हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना। उसके बाद जो डिफरेंट कंसेप्ट है स्पीशीज़ के रिलेटेड, जैसे कि टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट जो है और नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज़ कंसेप्ट है, तो ये चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़, एवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड रिकॉग्निशन कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। तो इस वीडियो के साथ जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है ये कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि JKPSC +2 जूलॉजी लेक्चरर के नाम से हमने खोली है। तो उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि जितना आपकी आपकी तरफ से हमें सपोर्ट होगा तो उतना हम भी मोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो करते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट है क्या। तो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया है। ये अर्नेस्ट मायर ने 1942 में दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम स्पीशीज़ किसको बोल सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करे, जो आपस में इंटरब्रीड करे, इंटरब्रीड करने के बाद वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, स्पीशीज़। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट में ये कहता है कि वही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज़ कहलाता है जो आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ए स्पीशीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। तो नेचुरली वो इंटरब्रीड करनी चाहिए, विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम अदर सच ग्रुप्स। तो अगर हम इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में मेटिंग करके या इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दे। दे कैन नॉट सक्सेसफुली ब्रीड विथ मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। दैट मीन्स कि अगर हम इनको दूसरे मेंबर्स के साथ ब्रीड कराएंगे तो ये वहाँ पे सक्सेसफुली ब्रीड नहीं कर सकते। सक्सेसफुली मीन्स कि अगर ये ब्रीड करेंगे भी तो शायद ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे भी तो तब भी वो आगे जाके फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं no cannot successfully breed. This concept applies to population in natural conditions, not artificial labs. तो ये कंसेप्ट जो है वो नेचुरल कंडीशंस में अप्लाई होता है। वैसे कि हम लैब्स में या एक्सपेरिमेंट के दौरान हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपस में मेट करा सकते हैं, तो ये नेचुरल कंडीशंस में ये एप्लीकेबल है। स्पीशीज़ शेयर ए कॉमन जीन पूल। तो इसमें जितने भी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो आपस में एक कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जीन पूल क्या होता है। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे तो कौन किस स्पीशीज किस किन इंडिविजुअल्स को हम स्पीशीज़ में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक क्रॉस किया गया है हॉर्स और डंकी के दरमियान। तो जब इनके दरमियान क्रॉस किया या इनको आपस में इंटरब्रीड कराया गया तो वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है दैट ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द म्यूल। लेकिन म्यूल जो है वो एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। इनफर्टाइल मीनस कि जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये एडल्ट बन जाता है, ये आगे फिर जाके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इस कंसेप्ट से ये फिर क्लियर हुआ कि जो हॉर्स और डंकी है ये एक ही स्पीशीज़ नहीं है। डंकी अलग स्पीशीज़ है और हॉर्स अलग स्पीशीज़ है। जैसे कि म्यूल्स आर इनफर्टाइल, सो हॉर्सेस एंड डंकीज आर डिफरेंट स्पीशीज़। तो अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन्स की, तो थ्रू आउट वर्ल्ड जितने भी सारे ह्यूमन्स हैं वो एक ही स्पीशीज़ में कंसिडर किए जाते। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट वर्ल्ड ह्यूमन्स कहीं से भी जाके कहीं पे भी किसी भी ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करके, जैसे कि मैरिज में होता है कि USA का कोई होता है कि वो किसी दूसरे कंट्री में ये मैरिज करता है, इसी तरह वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ह्यूमन्स अक्रॉस द वर्ल्ड कैन इंटरब्रीड एंड हैव फर्टाइल
children. So all humans belongs to one species, that is Homo sapiens. तो इस कंसेप्ट का अगर हम सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखेंगे तो ड्रॉबैक ये है कि दिस कंसेप्ट इज़ नॉट फॉलोड इन केस ऑफ एसेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के केस में ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके बाद हम आते नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज़ इवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कंसेप्ट। तो इवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कंसेप्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस दिया जाता है वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे दिया जाता है, जैसे कि एन इवोल्यूशनरी स्पीशीज़ इज़ ए लीनेज दैट इज़ एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशंस which maintain its identity from other such lineages and has its own evolutionary tendencies and historical fate। तो ये बोलता है कि वो स्पीशीज़, अगर हम एक कंसिडर करेंगे कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से अलग अलग स्पीशीज़ अराइज हुए हैं, तो वो स्पीशीज़ जिनका एक कॉमन डिसेंडेंट है, तो फिर साथ में ये स्पीशीज़ जो है ये आपस में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं कि ये स्पीशीज़ है इवोल्यूशनरी कंसेप्ट के हिसाब से। तो इवोल्यूशनरी कंसेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि ऑरिजिन सेम होना चाहिए, साथ साथ में उनकी लीनेज एक दूसरे से मिलनी चाहिए, और फिर उनके कैरेक्टर्स भी आपस में मिलने चाहिए। अगर हम डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, ए स्पीशीज़ इज सीन एज ए कंटिन्यूस लाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू जनरेशंस, इट कीप्स इट इज़ यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी ओवर टाइम। तो ये कहता है कि इवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कंसेप्ट कहता है कि ये यूनिक होते हैं किसमें, जेनेटिक आइडेंटिटी में। ईच स्पीशीज़ हैज़ ए सेपरेट इवोल्यूशनरी डायरेक्शन। तो ये कहता है कि हर एक स्पीशीज़, अगर स्पीशीज़ एक है, स्पीशीज़ दूसरी है और स्पीशीज़ तीसरी है, तो इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है वो अलग होती है। इट कंसिडर्स बोथ पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द स्पीशीज़। तो अगर हम एग्जाम्पल से ये चीज़ें समझते हैं, थिंक ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, होमो इरेक्टस and Heidelbergensis sapiens. Each species is a separate evolutionary lineage with its own traits and direction। जैसे कि आपने evolution of man में भी ये पढ़ना है कि Homo erectus और Heidelbergensis जो है ये अलग अलग species है। हाँ, ये आपस में इनका एक common ancestor है, लेकिन फिर आगे जाके ये अलग अलग lineage को रखते हैं। Each species is a separate, even if two populations cannot interbreed now, if they have evolved independently, they may still be considered different evolutionary species। तो ये कंसेप्ट कहता है कि अगर दो पॉपुलेशंस आपस में ब्रीड करे या ना करे, तो ब्रीड भी अगर कर सकते हैं तो तब भी हम उनको स्पीशीज़ कंसिडर तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनकी कोई कॉमन एवोल्यूशनरी ट्रेंड नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, वाई दिस कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन अप्लाई इट टू फॉसिल्स बाय स्टडिंग देयर मॉर्फोलॉजी। तो ये हम फॉसिल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि बायोलॉजिकली हम बाकी कंसेप्ट सब उन पे अप्लाई नहीं कर पाते। मैचेस डार्विन्स आइडिया ऑफ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस। तो ये इस आइडिया को भी अप्लाई करता है, वर्क्स फॉर, और ये दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्क करता है, सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग के लिए भी और एसेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग के लिए। हेल्प्स इन फाइलोजेनेटिक स्टडीज़। तो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ में भी ये हमें हेल्प करता है। तो ये दूसरा कंसेप्ट था इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर इवोल्यूशन पे फोकस करते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी ट्रेंड सिमिलर होगी, उनकी जेनेटिक आइडेंटिटी होगी, तो उनको हम कंसिडर करते हैं एक ही स्पीशीज़। तो अगर इस कंसेप्ट के हम लिमिटेशंस देखेंगे, तो लिमिटेशंस में आता है कि रिक्वायर्स लॉट ऑफ डाटा ऑन एंसेस्ट्रल एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, तो उनमें से में भी कुछ डेटा जो है वो मिसिंग फॉर्म में हो। व्हेन डज ए लीनेज बिकम ए न्यू स्पीशीज़, नॉट ऑलवेज क्लियर। तो ये भी क्लियर नहीं होता है कि कब कहाँ पे कौन सी नई स्पीशीज़ बनी है, बट फॉसिल्स एविडेंस इज ऑफन इनकम्प्लीट। तो तीसरा ड्रॉबैक जो ये है वो ये है कि कभी कभार हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं उनकी भी जो एविडेंस होती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो अब हम आते हैं कंसेप्ट पे, दैट इज रिकॉग्निशन स्पीशीज़ कंसेप्ट। तो रिकॉग्निशन स्पीशीज़ कंसेप्ट भी एक रिसेंट कंसेप्ट है। इसमें हमने सिंपली समझना है कि अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे फ्रॉग्स एक पॉन्ड में है, तो अब कौन से फ्रॉग्स को आप एक ही स्पीशीज़ कंसिडर करोगे। मान लो ये फ्रॉग ए है, तो वो फ्रॉग्स आपस में एक ही स्पीशीज़ है जो एक दूसरे की कम्युनिकेशन को समझ पाए। तो बहुत सारे फ्रॉग्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपनी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स इन फ्रॉग्स की
कम्युनिकेशन या साउंड उसको आपस में समझ पाते होंगे, तो उसको हम बोलते हैं, वो फ्रॉग जो है, वो ग्रुप जो है, वो एक ही स्पीशीज़ कंसिडर किया जाता है। तो जैसा कि इस कंसेप्ट में क्या कहा गया है, ए स्पीशीज़ इज़ द मोस्ट इंक्लूसिव पॉपुलेशन ऑफ बाई पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट शेयर्स ए कॉमन स्पेसिफिक मेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो ये एक दूसरे की सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। कभी कभार अगर ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये सिग्नल्स एक दूसरे को देते हैं। तो अगर एक स्पीशीज़ की फ्रॉग दूसरे स्पीशीज़ की फ्रॉग, ये आपस में एक दूसरे की जो ये सिग्नल्स होते हैं, वो एक दूसरे की सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये स्पीशीज़ एक ही होंगे तो फिर ये एक दूसरे की सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज ईजिली कर पाएंगे। तो ये रिकॉग्निशन स्पीशीज़ कंसेप्ट इसी बेस पे है कि ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे की सिग्नल्स को आपस में समझ पाए, तो उनको हम बोलते हैं ये एक स्पीशीज़ है। तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि जो स्पीशीज़ है, मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ रिकॉग्नाइज ईच अदर as suitable mates using signals like calls, scent, order, behavior, etc. तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे की कॉल्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, एक दूसरे के केमिकल सिक्रीशंस को रिकॉग्नाइज कर पाए, कलर, बिहेवियर, बाकी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाए, तो उन इंडिविजुअल्स को हम कंसिडर करते हैं एक ही स्पीशीज़ में। तो नेक्स्ट जो है वो है, इट फोकसेस ऑन हाउ स्पीशीज आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट मेट्स, हाउ स्पीशीज आइडेंटिफाई एंड accept mates even before mating happens. These recognition systems are inherited, not learned. तो ये एक दूसरे को ये इनहर्ट भी करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र भी करते हैं, ना कि ये सीखने वाली चीज़ें होती है। Species remain distinct because they only mate with their groups, not with outsiders. तो अगर हम एग्जाम्पल से देख पाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि डिफरेंट फ्रॉग स्पीशीज हैव डिफरेंट क्रॉकिंग साउंड्स, फीमेल रेस्पॉन्ड ओनली टू द कॉल्स ऑफ देयर ओवन स्पीशीज। Fireflies using flashing light patterns to attract mates. Each species has its own unique signal. Many birds recognize mates using songs and courtships. तो ये कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, यूजफुल क्यों है? एक्सप्लेन्स हु मेट्स विथ होम इन नेचर। तो इस कंसेप्ट से हमें पता चलता है कि कौन किसके साथ मैटिंग कर पाए। इवन इफ दे लिव इन द सेम एरिया, if they do not recognize each other as mate, they stay distinct. Adds more practical detail to reproductive. लेकिन अब ये स्पीशीज़ डिफाइन करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, और वो चैलेंज क्या है? मेटिंग बिहेवियर कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू ऑब्जर्व। तो एक ये मेटिंग बिहेवियर जो है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। दीज डू नॉट हैव मेट रिकॉग्निशन सिस्टम्स, नॉट ऑलवेज क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। तो ये था आज का कंसेप्ट, और इसी के साथ स्पीशीज़ कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप हमारे चैनल को, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स।